दिमाग याद रखता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको दिल याद रखता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको दिल भी याद रखता है और दिमाग भी याद रखता है। विनोद प्रसाद सिंह जी ऐसी शख्सियत थे कि उनको दिमाग भी चाहता था और दिल भी चाहता था। विनोद जी जैसे व्यक्ति जिनका समाजवादी आंदोलन में इतना बड़ा योगदान रहा, वो मेरा मानना है कि वो एक नींव के पत्थर थे। प्रोफेसर साहब समाजवादी आंदोलन के एनसाइक्लोपीडिया थे। लोहिया जी के जेल, फावड़ा और कलम पर उनका विश्वास था, मतभेदी पर विश्वास था। वो चाहते थे कि समाजवादी विचार ये केवल किताबी बात न रहे। विनोद जी was a very strong politician as well as an ideologue. वैसे विनोद प्रसाद सिंह ये समाजवादी आंदोलन के इतिहासकार हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रामनगर गांव में प्रवेश करते ही महेश्वर प्रसाद सिंह और फेंकनी देवी के छोटे पुत्र बिंदा सिंह उर्फ विनोद प्रसाद सिंह उर्फ विनोदानंद प्रसाद सिंह की याद ताजा हो जाती है। वे अपने बचपन के दोस्तों की यादों में मौजूद मिलते हैं। हम और मैंने नेताजी दोनों लंगोटिया साथी थे, समझते हैं ना। शुरू में उनका नाम, बचपन का नाम उनका बिंदा बाबू था, बाद में उनका नाम जो है विनोदानंद सिंह हो गया। हम लोग फुटबॉल भी खेलते थे, वॉलीबॉल भी खेलते थे। फुटबॉल खेलने के लिए हम लोग जारंग तक गए हुए हैं। और सर हमारे बचपन को साथी थे और एक समय ऐसा हुआ कि जो 54 का दार आया हुआ था, उसमें हम बाहर से जा रहे थे तो हमको जीवन दान दिए हुए थे। विनोद हमारा भाई था और बचपन से बहुत अच्छा था। बाग बगीचा लगाने के शौकीन विनोद जी को अपने गांव और अपने गांव के घर से बहुत लगाव था, जहां उनके चचेरे भाई शैलेश सिंह सपरिवार रहते हैं। बचपन में विनोद जी का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। रोज नई नई शरारतें और न पढ़ने के नए नए बहाने। पर बाद में पढ़ना और पढ़ाना उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बना। कुछ समय रामनगर और मुजफ्फरपुर से स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने उनसर हाई स्कूल में भी दाखिला लिया, पर खराब स्वास्थ्य के कारण 1954 में होने वाली मैट्रिक की परीक्षा नहीं दे पाए। 1956 में मैट्रिक की पूरक परीक्षा दी और उसके बाद हॉस्टल में रहकर मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बीए और फिर एमए किया। विनोद और मैं इंटर के साथ ही और दोनों साथ साथ मुजफ्फरपुर के बसुआ लॉज में रहते थे। विनोद आर्ट्स का स्टूडेंट था और मैं साइंस का। वो साइंस के स्टूडेंट को बहुत ही मजाक उड़ाया करता था, परंतु शौक हम लोग दोनों की एक ही था, राजनीति और अर्थशास्त्र। अपने बड़े भाई शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के लाडले थे विनोद जी। 1956 के बाद उन्होंने ही उन्हें पढ़ाया, लिखाया और लायक बनाया। जीवन पर्यंत विनोद जी अपने बड़े भाई का अपार आदर करते रहे। विनोद जी के बड़े भाई का परिवार मुजफ्फरपुर में ही रहता है और जब हमने बच्चों से पूछा कि वे अपने छोटे बाबा को क्या कहकर बुलाते थे, तो उन्होंने कहा, बच्चों के नाग बाबा यानी विनोद जी का विवाह 1960 में हसनपुर निवासी राधा रमन सिंह की पुत्री उर्मिला सिंह से हुआ। 1962 में बरौनी में लेक्चररशिप मिली और उसी दौरान मगध यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए 150 रुपए का स्कॉलरशिप भी, पर उनकी पीएचडी पूरी नहीं हो पाई। उसी क्रम में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में लेक्चररशिप मिली। फिर वहां से सीधा सत्यवती कॉलेज में
अर्थशास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए। सत्यवती में वे कुछ समय तक प्रिंसिपल भी रहे, पर प्रिंसिपल होते हुए भी उन्होंने अपनी क्लासेस कभी मिस नहीं की। वो अपनी क्लासेस कभी मिस नहीं करते थे। तो अपने छात्रों के लिए भी उनके मन में बहुत प्यार था। एक बहुत बड़ी जो उनकी फॉलोइंग है वो उनके स्टूडेंट्स के बीच में आपको मिलेगी। विनोद बाबू ने जो भी अपने प्राध्यापक होते हुए शिक्षा का काम किया, वो शिक्षा भी उनके अपने इतिहास की और भविष्य की सोच के साथ ही उभरी। सन 2001 में सत्यवती कॉलेज से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर दोबारा सक्रिय राजनीति करने के ध्येय से वे पटना आ गए। विनोद बाबू ने समाजवादी जन परिषद का पूर्णकालिक काम करने के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मैं इसे उनके जीवन की एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय समझता हूं। नौकरी छोड़ना उतनी प्रॉब्लम की बात नहीं थी। उन्होंने दिल्ली भी छोड़ दी। 1977 में विनोद जी मुजफ्फरपुर जिले के गाय घाट क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। विनोद जी नॉर्थ बिहार के इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी रहे। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ विनोद जी की इतनी घनिष्ठता थी कि उनकी छोटी बेटी रेखा की शादी जॉर्ज साहब के निवास स्थान से ही हुई। रवि राय, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, मधु लिमय, चंपा लिमय, मोहन सिंह, हरि किशोर सिंह, विनोद जी के आमंत्रण पर जैसे पूरा पार्लियामेंट उठकर आ गया हो शादी में। सही मायनों में अगर कहा जाए तो जॉर्ज फर्नांडिस को मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ाने वाले विनोद जी ही थे। I knew Vinod ji initially as a very strong lieutenant ideological person of George Fernandes. मुजफ्फरपुर ले जाकर के चुनाव लड़ाने का काम के लिए अगर कोई एक व्यक्ति को कहा जा सकता है, नाम लिया जा सकता है, तो प्रोफेसर विनोद प्रसाद सिंह थे। 1977 में चुनाव जो हुआ तो विनोद जी एक प्रस्ताव करने वालों में से थे जॉर्ज साहब का, और तब से लेके आखिरी तक हर बार जब मतदाताओं के लिए अपील लिखना पड़ता था तो जॉर्ज साहब को तसल्ली नहीं होते थे जब तक विनोद जी आकर नहीं लिखते, और अगर विनोद जी पहुंच गए और उसको लिखने लग गए तो जॉर्ज साहब उसमें एक शब्द बदलते भी नहीं थे। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ में उनका बड़ा लगाव था। बहुत कम उम्र के अंदर वो सोशलिस्ट पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी बने, जिसे यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी कहा जाता है, जिसके अंदर जो है अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस थे, सुरेंद्र मोहन जी जनरल सेक्रेटरी थे। जॉर्ज साहब के एनडीए में चले जाने के बाद समाजवादी जन परिषद नामक एक नई पार्टी का गठन हुआ और विनोद जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। किशन पटनायक जी ने, भाई वैद्य ने जब 1995 में समाजवादी जन परिषद का गठन करने का फैसला किया तो उससे विनोद बाबू जुड़ गए, बल्कि वो उनके सहयोग और सलाह से ही वो काम हुआ। समाजवादी जन परिषद में वो महत्वपूर्ण पदों पे रहे, उसके अखिल भारतीय महासचिव भी रहे। प्रतिपक्ष नामक पत्रिका जो जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बंद हो गई थी, उसे दोबारा विनोद जी ने ही शुरू किया। नाम रखने की बात जब आई, बहुत से लोग थे उनके घर में बैठे हुए, उन लोगों ने ये तय किया कि इसका नाम विपक्ष हम लोग रखते हैं। तो अचानक मेरे मन में हुआ कि विपक्ष नहीं, अगर प्रतिपक्ष इसका नाम रहे तो अच्छा रहेगा। तो उन लोगों को ये बात, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, पर उन लोगों को ये बात जच गई। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रतिपक्ष नाम ठीक है, फिर प्रतिपक्ष नाम रखा। प्रतिपक्ष जो कि हिंदुस्तान का नामी अखबार के तौर पर देश और दुनिया में जाना गया, जिसने कि देश के बहुत बड़े पत्रकार और संपादक पैदा किए, उसका संपादन करने का काम प्रोफेसर साहब करते थे। He was the editor of Pratipaksh, a Hindi weekly published by George Fernandes. प्रतिपक्ष करके जो एक अखबार हुआ करता था, जॉर्ज साहब और विनोद जी ने साथ में जो किया, बहुत लोग उसमें काम करते थे। और विनोद जी ने जब छोड़ दिया प्रतिपक्ष प्रकाशन का हिंदी,
तो तब से वो बंदी हो गया। विनोद जी ने नया संघर्ष नामक पत्रिका भी शुरू की। संघर्ष पत्रिका, जिसे एक समय आचार्य नरेंद्र देव ने शुरू किया था, संपादित किया था, उसे निकालते थे। बाद में चंद्रशेखर जी उससे जुड़े, फिर वो बंद हो गई थी। उसे फिर से निकालने का विचार उनके मन में आया। नया संघर्ष आचार्य नरेंद्र जी स्थापित था, उसको उन्होंने दोबारा पुनः प्रकाशित किया। कोई साधन नहीं, आर्थिक साधन नहीं, अकेले अपने दम के ऊपर इतना बड़ा काम उन्होंने करा। नया संघर्ष नाम से हम लोगों ने उस पत्रिका को फिर से प्रकाशित करना शुरू किया। समाजवादी आंदोलन के दस्तावेज के रूप में उन्होंने समाजवादी समाज को एक अप्रतिम भेंट दी है। राजनीति के पतन और ईमानदारी के विलुप्त होते हुए नज़ारे से असंतुष्ट नजर आते थे और तभी उन्होंने भारत में समाजवादी आंदोलन के इतिहास के लेखन का कार्य शुरू किया। हिंदुस्तान के अंदर समाजवादी आंदोलन के जो मूल दस्तावेज हैं उनको प्रकाशित करने का काम प्रोफेसर साहब के साथ हमने किया था। जो भी उन्होंने लिखा है, जितनी किताबें लिखी है उनमें से कई मैंने पढ़ी है और वो एक पत्रकार के रूप में कभी कभी मैं उसको संदर्भ ग्रंथ के रूप में मैं इस्तेमाल करता हूँ। विनोद भाई ने जो समाजवादी आंदोलन का इतिहास को संकलित और संपादित करने का काम किया है वो तो अतुलनीय है। सोसिस इंटरनेशनल की काउंसिल मीटिंग हुई, उसके लिए अंग्रेजी में एक 500 पेज की किताब समाजवादी आंदोलन के मूल दस्तावेजों को लेकर के तैयार करने का काम सुरेंद्र मोहन जी के साथ में, हरदेव जी के साथ में प्रोफेसर साहब ने किया। समाजवादी दस्तावेज नाम का किताब आप अगर देखें तो पूरा समाजवादी आंदोलन आपको उसमें मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी सूर्य नारायण सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक का संपादन भी किया उन्होंने। किताबों से उन्हें बेहद प्रेम था। उनका ध्यान बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी को तैयार करने के लिए रहता था। मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है, हरदेव शर्मा जी के अलावा, जिनका देहांत हो चुका है, जिसके पास में प्रोफेसर साहब से ज़्यादा समाजवादी आंदोलन की दुर्लभ दस्तावेज हों। 1934 से लेकर आज तक के लगभग सभी जो मूल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर किसी एक व्यक्ति के पास हैं तो प्रोफेसर साहब की पटना की लाइब्रेरी के अंदर वो मौजूद हैं। इतनी ढेर सारी किताबें उन्होंने इकट्ठा की, करीब 7 अलमारियाँ उन्होंने संगठित की, व्यवस्थित की हुई किताबों से भरी है। किताबों के अलावा शायद उनके पास किसी भी दूसरी चीज़ का संग्रह नहीं था। उनके पास जो एक लाइब्रेरी है उसमें ऐसी किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं जो मुझे लगता है कि देश में और जगह होगी कि नहीं, मुझे शक है और उसका इस्तेमाल पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होना चाहिए। विनोद जी अपने जीवन के आखिरी दौर में अपने जीवन भर की कमाई यानी संकलित साहित्य के वारिस की तलाश के लिए बेचैन थे। उनके जीवन की आखिरी चिंता ये नहीं थी कि हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा, उनकी चिंता ये थी कि हमने जो साहित्य इकट्ठा किया है उसे किस पुस्तकालय को सौंपे, कहाँ ये सुरक्षित रहेंगी, कहाँ ये नई पीढ़ी के काम आएंगी। विनोद जी ने बड़े प्यार से पटना में घर बनवाया जिसका नाम रखा परिवर्तन। शायद इस घर में रहते हुए वे अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते थे। समाजवादियों की धरती है बिहार। विनोद जी ने इस समाजवादी परंपरा को आगे बढ़ाया। वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से प्रभावित थे और जेपी आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बेहतर समाज के निर्माण का सपना लिए इमरजेंसी के दौरान वे जेल में भी रहे। इमरजेंसी के समय विनोद बाबू मुजफ्फरपुर आए और मुजफ्फरपुर में इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया। जब मुलाकात नहीं हुई तो मैंने मालूम किया तो मालूम हुआ कि वो सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया है इमरजेंसी लगने के बाद। 9 महीने तक हम और वो दोनों मुजफ्फरपुर के केंद्रीय जेल में रहे, साथ साथ रहे। उन्हीं के नेतृत्व में हम जेल गए थे। इमरजेंसी लगा और सब लोग जेल चले गए तो जेल में उनकी चर्चाएं होती थी। जेल में उनको समझने का
देखने का, उनके विचारों का जानने का काफ़ी मौका मिला। विनोद बाबू से हमारा परिचय कब हुआ ये तो हम नहीं कह सकते हैं। इमरजेंसी में जो जेल में थे वहाँ भी थे। जेल के अंदर हम लोग जो उस समय नौजवान लोग थे का क्लास लगाया करते थे और तरह तरह की विचारधाराओं से डॉक्टर लोहिया, मार्क्स, गांधी, बड़े बड़े जो विश्व में चिंतक हुए उनके विचारों से हम लोगों को अवगत कराने का काम विनोद बाबू कराया करते थे। कुछ तो खास था उनके व्यक्तित्व में जो सहज ही लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ जाता था। सिद्धांत में नहीं, व्यवहार में वो समाजवादी थे। मुझको याद है एक बार की घटना, जब मैं मुजफ्फरपुर थी अपने क्वार्टर में, विश्वविद्यालय के आवास में, वो आए रिक्शे से, रिक्शा वाला था, गर्मी की दोपहर थी, वो रिक्शे वाले को बुला के बरामदा में कुर्सी पर बैठाए, स्वयं भी कुर्सी पर बैठे और मुझसे कहा कि चाय बनाओ मेरे लिए और इनके लिए। मैंने विनोद जी के अंदर एक बहुत उम्दा इंसान, एक सहृदय व्यक्ति, लोगों की मदद करने वाला और एक बहुत अच्छे शिक्षक के तौर पे पाया। हम लोगों की पीढ़ी में उस तरह का राजनीतिक कार्यकर्ता, उस तरह का नेता, उस तरह के संस्कृत कर्मी, उस तरह के लेखक, विचारक मिलना मुश्किल है। मुजफ्फरपुर छोड़ने लगे प्रदीप, अब मैं पटना जा रहा हूँ, उस समय विनोद जी बहुत ही रोने लग गए थे। इसका मतलब था कि विनोद जी बहुत ही भावुक और व्यक्तिगत रिश्ता निभाने वाले भी आदमी थे। विनोद जी की एक खास बात ये थी कि जब वो पहली दफ़ा मुझे मिले तो मुझे लगा वो एक बहुत हैंडसम आदमी है। विनोद जी का एक महत्वपूर्ण एक जो उनके जीवन का अंश था, ये था उनकी बौद्धिकता। जब गलती आदमी करता था तो डांट भी पड़ती थी और जब कुछ अच्छा काम करता था तो अंकल की ओर से प्यार भी मिलता था। अनेक लोग ऐसे थे मैं जानता था जिनकी समय समय पर बिना बताए विनोद बाबू आर्थिक मदद करते थे। मैं उनके साथ 98 में आया था और लास्ट के दिनों तक रहा उनके साथ, अभी भी हूँ। उनके कहीं भी कुछ होता है तो मैं आता हूँ, जाता हूँ और मुझे मेन आदमी बनाने में, चाहे उस लाइफ करने में उन्हीं का पूरा योगदान है। उनका खुला दरबार था, आश्रम की तरह था। बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं, स्कॉलर्स भी आ रहे हैं और वहीं पर जो है तो वर्कर्स भी आ रहे हैं, गांव के लोग। सरनी, सत्य और समय के साथ कार्य पूरा करना और अन्याय की सख्त के समक्ष अब नहीं झुकने का जो मंत्र दिया वो महामंत्र है। विनोद जी के आचार व्यवहार में इंसानियत ही एक आधार था रिश्तों को बनाने का। स्वर्गीय सुरेंद्र जी की मृत्यु के बाद वो जो पहले व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले मुझे आके कहा कि अपने आप को आप कमज़ोर मत समझिए, हम बहुत लोग हैं जो आपके साथ हैं। उनके मन में कभी जाति का, धर्म का, किसी तरह का, कोई क्षेत्रवाद का, किसी तरह का वो भेदभाव नहीं रहता था। विनोदा बाबू अगली जाति के होते हुए भी वो पिछड़ी जाति को अधिकार देने के लिए लोक दल खड़े के साथ आए। जो बात उनके मन में रहती थी वहीं उनके मुख में रहती थी और वहीं उसी के अनुसार उनका कर्म भी होता था। जब वो माइक पे करते थे तो मैं देखता था कि तुरंत जो है 100-150 लोग जो है जहाँ जो लोग थे जमा हो जाते थे, बड़ी इत्मीनान के साथ उनकी बातों को सुनते थे। तो एक विशेष गुण था उनको लोगों को बांध के रखने का। डायवर्ट जुबिली में भी हमने उनको आमंत्रित किया। महाराष्ट्र के बाहर से लगभग 500 लोग आए। उसमें सबसे महत्व के लोग थे सुरेंद्र मोहन और विनोद जी, और उन्होंने जिस तरह वहाँ भाषण किया लोगों ने उसकी बहुत तारीफ। जिस भी काम को करते थे तो बहुत ही एक गंभीरता से करते थे और एक उनमें क्षमता बोलने की बहुत शक्तिशाली एक स्पीकर होता है वो थे। मधुर लिमय जी
जो कि हिंदुस्तान में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद में जिन्हें सबसे बड़ा समाजवादियों का थ्योरेटिशियन माना जाता है और संसदविद के तौर पर उनका लोहा मतलब इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक सभी मानते थे, वो भी हर बात में प्रोफेसर साहब के साथ में कंसल्ट करने का काम वो लगातार किया करते थे। मुझे मालूम है कि इतने गहरे विचारवंत होते हुए भी उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, मंच पर जगह भी नहीं चाहिए, तो राजनीतिक पदों के लिए लालच तो उनसे छू नहीं सकती थी। 90 वाला का जमाना आया और नई आर्थिक नीति और उसके खिलाफ एक मुहिम चला, तो उसमें हम लोगों ने साथ काम करना शुरू किया था और वो लगातार साथ रहे। उनका घर हमेशा कम्यून लगता था मुझे, जैसे पुराने जमाने के कम्यून समाजवादियों के होते थे। कभी मैंने उनको अकेला नहीं देखा। जब देखो 2, 4, 5 वहां पे लोग पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, गप या रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। और खाना तो मैंने जिंदगी में शायद हो ही नहीं सकता कि विनोद बाबू ने कभी अकेला खाया। एक चीज जब मैं विनोद जी के बारे में सोचता हूँ, मैं उनको मिलने जाया करता था। तब मैं पीएसपी में था, पीएसपी में नहीं थे, लेकिन जो वार्मथ मुझको वहाँ पर मिलती थी, मुझे हमेशा लगता था कुछ जानने को मिलेगा, कुछ किताबें उनके पास देखने को मिलेगी, उनके अनुभवों को सुनने को मिलेगा। उनके संघर्ष को तो खैर पढ़ता ही रहता था। तो तमाम चीज़ों की वजह से कभी ऐसा नहीं लगा कि हम दो अलग अलग पार्टी में थे। मुंह में पान और होठों पर पान की लाली, ये भी एक खास पहचान बन गई थी विनोद जी की। विनोद बाबू का पहला दृश्य पैंट शर्ट पहने हुए पान उनके मुंह में था। कभी कभी मैं टोकती थी कि इतना पान क्यों खाते हो, बंद करो, लेकिन पान खाना बंद तो नहीं किया। उसको पान खाने की इतनी आदत थी कि लक्ष्मी चौक पर जाकर पान जरूर खाता था, और मैं कहता था कि तुम वो लक्ष्मी चौक रास्ते छोड़ कर आया करो कि पान नहीं खाना पड़े। खाने के बाद फिर पान खाना, ये तो उनकी आदत थी ही। साथ में ये है कि उनको खाना बनाने का भी और खिलाने का भी बहुत शौक था। मैं उनके किचन में जाती थी कि मैं कुछ बना दूं, वो मेरे पीछे पीछे आते थे, कहते तू हट, तेरे से नहीं होने वाला, मैं बनाता हूँ। पहला चुनाव में जब लड़ा था, उस चुनाव में जाकर वो घर में जब वो जाकर दोपहर के टाइम जाकर कहते थे जल्दी से बनाओ कुछ चावल दाल बनाओ, तो हम लोग बल्कि मजाक करते कि विनोद जी आप क्यों ऐसा तंग करते हो घर वालों को, कहीं बाहर खा लेंगे। कह रहे नहीं, घर में ही खाएंगे आराम से। तो उनका स्वभाव था अपने लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने साथियों के लिए जो उनका प्यार था, वो बहुत बड़ी चीज थी। संगीत का भी शौक था उनको, क्लासिकल म्यूजिक वो बहुत सुना करते थे। कंटर में लाल टोपी हाफ पैंट पहने हुए हम दोनों भाई गाना गाते थे। उनके रिमोटाइटिस हो गया था, तो दर्द होता था बहुत, तो उस समय वो वाद्य संगीत बहुत पसंद करते थे। अक्सर शाम को हम लोग म्यूजिक के कंसर्ट में जब सुनने के लिए मल्टी हाउस वगैरह जाते थे, तो विनोद बाबू घर होते थे, तो मधु जी कहते चलो विनोद, बोलते अरे मधु जी हम चलते हैं। तो कहा देखो वहां पर समाजवाद को मत गरियाना, बैठकर सुनना, वहां बैठना। अनेकानेक साथी उनके बेहद करीब थे। सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, पर उनमें से कुछ हैं विनोद चौबे, शिवजी सिंह, नवेंदु, राम विनोद सिंह, जमील साहब, सोमनाथ त्रिपाठी, घनश्याम नारायण सिंह, विनोद कुमार सिंह और भीमसेन सिंह। परिवार में 2 बेटियां और पत्नी है। देश और समाज की चिंता में विनोद जी इतना उलझे रहे कि परिवार स्वतः ही हाशिए पे चला गया। जो आंदोलन के लिए पूरी जिंदगी अपना खपा दिया, ऐसे लोग अपने बच्चों के परवरिश में और उनकी जो उनको देख रेख करनी चाहिए थी, उसका तो उनको समय ही नहीं मिला। सार्वजनिक जीवन में आए चुनाव के बाद, 77 के चुनाव के बाद, और परिवार से भी जुटी, उसके पहले तक परिवार नाम की चीज नहीं जानते थे। जब उनकी पत्नी से हमने पूछा कि क्या उन्हें अपने जीवन से कोई शिकायत है, तो उन्होंने कहा हमको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है।
पहले लगता था कि हमारे साथ बुरा होता है क्यों, लेकिन अब हमको लगता है जो भी हुआ पीछे से सब हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। अब अच्छा मानते हैं। अब तो हम कुछ नहीं, लेकिन अब हम ईश्वर के चरणों में हैं। अब हमको कोई गिला शिकवा किसी से नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। बड़ी बेटी और बड़े दामाद से भी हमने बात की। बचपन में हमने बहुत मिस किया है पापा के संदर्भ में। जहाँ तक समाजवाद का नाम है, वो समाजवाद के चलते फिरते जिंदा डिक्शनरी। छोटे दामाद ने कहा, जब तक पिताजी रहे उनसे बहुत ज़्यादा मुलाकातें नहीं, 20-25 बार उनसे मिलने का अवसर मिला और हर बार उनसे मिलके लगता था कि मैं किसी बड़े व्यक्तित्व, बड़ी शख्सियत से मिल रहा हूँ। वो संतोष हमेशा उनसे मिलने के बाद देर तक मेरे साथ रहता था। संकल्प, आशुतोष, भानु और रघु उनके चारों नाती हैं। बहुत कुछ करना और कहना चाहते थे विनोद जी, पर स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। सन 2009 के लगभग दिल्ली के रॉकलैंड हॉस्पिटल में उनके घुटने का ऑपरेशन भी किया गया और आंखों की रोशनी जाने के बाद की पीड़ा का तो वर्णन करना ही मुश्किल है। जब उनका घुटने का ऑपरेशन हुआ, जब उनके घुटने बदले गए, इसके बाद में उनकी आंख की ज्योति चली गई। वो व्यक्ति जो कि दिन रात पढ़ने वाला लिखने वाला व्यक्ति था, वो व्यक्ति जब आंख से देख नहीं पाता था तो एक बहुत बड़ी लाचारी पैदा हुई उनके मन में। उनकी जो हालत थी फिजिकल, दिखाई नहीं देता था, पढ़ नहीं पाते थे, बातचीत कर सकते थे। फिर वहाँ पे वो चिंता उनको घेरे हुई थी कि समाजवादियों का जो हाल हुआ उसका क्या होगा, कुछ होगा क्या, कुछ कर सकते हैं क्या, मैं कर सकता हूँ क्या, इस किस्म के सवाल पूछते रहते थे। आखिर दिनों में जब वो बीमार रहने लगे, घुटने का ऑपरेशन करा दिया, तो उसका हम मजाक में करते थे, चलिए आप भी तो अटल बिहारी वाजपेयी के लाइन पर आ गए। जैसे जैसे विनोद जी थोड़ा सा स्वास्थ्य कमज़ोर होने लग गए तो मैं उनसे हमेशा एक छोटी बहन जैसे मजाक करती थी। मैं कहती थी, आप इतने जल्दी अपने आप को बुढ़ा क्यों बना दिया, डंडी लेके मत चलो। राजगीर के सम्मेलन के बाद, रैली के बाद हम उनको मिलने गए। उस समय बातचीत करने में भी उनको कठिनाई महसूस होती। फिर भी जिस तरह हमें देखते ही उनके चेहरे पे जिस तरह खुशी आ गई, छा गई, जिस तरह उनके आंखें चमक उठी, वो अभी कभी भूल नहीं सकते। जिस तरह मर्द पर थे वो, जैसे ही हम घुसे अंदर और घुसते के साथ हम कहते हैं आदाब। कभी हम उनको सर से पुकारते थे, कभी बड़े भाई कहते थे, आदाब सर, आदाब भाई। तो हमने देखा कि उनकी निहायत कमजोरी की हालत में भी वो आदाब का जवाब इस गर्मजोशी से दिया करते थे कि जैसे कि उनको कुछ हुआ ही नहीं। उनके अंदर भीतर से एक मनोबल इतना जबरदस्त था, वैसी हालत में भी जबकि उठना बैठना चलना ये सब मुश्किल था, तब भी वो सक्रिय रहे। अंतिम समय में विनोद जी पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में एडमिट थे। 8 फरवरी 2013 को वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उन्होंने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया। बड़े सम्मान के साथ तिरंगा उड़ाकर विधानसभा होते हुए उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई और पटना के गुलबी घाट पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। विनोद जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, पर यह सच है कि देशव्यापी लोकप्रियता, स्नेह और सम्मान अर्जित किया था उन्होंने। यही वजह है कि वे आज भी अपने साथियों
और हम सब की यादों में जिंदा हैं। वो इतने जल्दी चले गए, उसका बहुत अफसोस होता है। हम उनको कभी भी बुला नहीं सकते। अंतिम समय में उनके साथ काम करने का मौका मिला तो काफ़ी प्रभावित उनको भी किया और बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने काम से। वो बड़े ही एहतमाम के साथ, तैयारी के साथ तिला संक्रांत में हम लोगों को चूड़ा दही खिलाने के लिए परेशान रहा करते थे। मैं उनको हंसाने के लिए कुछ न कुछ बोलती रहती थी और उनको बहुत इमोशनल भी थे। जब जॉर्ज साहब बीमार हुए और उनको लगा कि उनको तकलीफ है तो वो भी रोने लग गए थे। अंतिम बार जो मुजफ्फरपुर आए थे तो वो भैया बाजार चौक के नज़दीक हम थे, तो यहाँ आया काली, यहाँ काली आए और कहा उन्होंने कि विनोद बाबू हैं गाड़ी में, मिलना चाह रहे हैं। तो यूजुअली तो किसी के कहते कि आए, लेकिन विनोद जी का जो स्थान था हम दौड़ के गए। समाजवादी आंदोलन के जो दस्तावेज तैयार करके जो योगदान किया है, जो पत्रिकाएं में उन्होंने लिख के जो योगदान किया है, वो एक अमूल्य उनका योगदान है, जिसके लिए उन्हें समाजवादी आंदोलन उनका सदा ऋणी रहेगा। उनकी याद आती है को। उनके अवसान के बाद तो ऐसा लगता है कि एक वो पीढ़ी ही लगभग खत्म हो गई जो एक समय पे स्थापित राजनीति की थी और जिसने बौद्धिकता और ईमानदारी को एक राजनीतिक कार्यकर्ता की प्रमुख पहचान के तौर पर रेखांकित किया था, उसको स्थापित किया। जब भी आप रामनगर में आते थे हमसे जरूर मिलते थे, हमको बुला के जरूर निश्चित रूप से कुछ न कुछ सौगात देते थे। उनकी हंसी को मैं आज तक नहीं भूल पाता। वो जब हंसते थे खुल के, ठहाका लगा के, एकदम बच्चा लगते थे। परमार्थी और समाजवादी जीवन यात्रा के स्वामी प्रोफेसर विनोद प्रसाद जी के याद हम सब के लिए हमेशा प्रेरणा का काम करेगी। वो बुद्धिजीवियों के लिए रोल मॉडल थे, समाजवादियों के लिए तो आदर्श बुद्धिजीवी थे ही। विनोद प्रसाद बाबू जी की जब भी याद आती है तो बहुत एक गहरा व्यक्तिमत्व आंखों के सामने झलकता है। लेकिन उनका स्नेह जो मिला, उस स्नेह को हम आज भी हम उनके प्रति नतमस्तक हैं और उनको नमन करते हैं। लेकिन अच्छा है इन लोगों के जीवन के बारे में अगर नए समाजवादी देखे पढ़े, आप जो कर रही हैं वो अगर उसकी कुछ असर हो तो नए तरीके से समाजवादी आंदोलन शुरू हो सकता है। विनोद जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन विनोद जी हमें रेखा में दिखाई देते हैं, भानु में दिखाई देते हैं, रघु में दिखाई देते हैं और समाज में दिखाई देते हैं। पिताजी हमारे साथ नहीं रहते थे और उनके साथ ना रहने की वजह से जिस खालीपन को महसूस किया है हमने अपनी ज़िंदगी में, उसके बाद आप लोगों से बस एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए तो इससे इरादों को एक मजबूत ज़मीन मिलती है और सपनों को एक नया आसमान।